हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। देश के अंदर मोदी की सेना नहीं है। मोदी की सेना की तो निकल जाएगी जब बॉर्डर पे जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। टोहाना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस कदर भावनाओं में बह गए कि उनको अपनी जुबान पर काबू वो रख ही नहीं पाए। बीजेपी पर तंज कसते कसते तंवर साहब शब्दों की मर्यादा भूल गए और दे डाला विवादित बयान। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए, इसके बाद चर्चा करेंगे। देश के अंदर मोदी की सेना नहीं है। मोदी की सेना की तो निकल जाएगी जब बॉर्डर पे जाएंगे। चुनावों का मौसम है और नेताओं की जुबान में फसले, ऐसा कैसे हो सकता है भला। हरियाणा की राजनीति भी इन दिनों चुनावों के मद्देनजर उबाल पर है और ये उबाल जुबान पर भी दिख रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर ने टोहाना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी और आरएसएस के लिए किया। तंवर ने कहा कि आरएसएस मोदी की सेना है और अगर ये सेना बॉर्डर पर जाएगी तो उनका कत्था निकल जाएगा। ये वो लोग हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इनके मंत्री, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये मोदी की सेना। भाई, देश के अंदर मोदी की सेना नहीं है। मोदी की सेना की तो निकल जाएगी जब बॉर्डर पे जाएंगे। इतना ही नहीं, तंवर ने मुख्यमंत्री के रोड शो पर भी कटाक्ष किया और कहा कि नाम रोड शो और आदमी 150। बीजेपी पर तंज कसते हुए तंवर यही नहीं रुके और कहा कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष तो घुंघरू वाला है। सत्ता में तो प्रदेश अध्यक्ष की पावर मुख्यमंत्री के बराबर की होती है, पर यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष ही घुंघरू वाला है। प्रदेश का अध्यक्ष सरकार के समय मुख्यमंत्री के बराबर का आदमी होता है, लेकिन यहां तो घुंघरू वाले हैं। और घुंघरू वाला के लिए हमने भी घुंघरू वाले लठ बुनवाए हैं। घुंघरू वाले लठ देखे आप लोगों ने? देखिए कभी? वो घुंघरू वाले लठ देंगे हर बूथ पे। दरअसल आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में सुभाष बराला ने कहा था कि अगर सत्ता सौंपने के बाद बीजेपी ने विकास नहीं करवाया तो उनके पांव में घुंघरू बांध दिया जाए। बस फिर क्या था, इस पर अशोक तंवर शुरू हुए तो रुकने का नाम नहीं लिया। मुख्यमंत्री आया 250, नाम रोड शो, लोग 250। बाती मर गई अंधेरे में, पोती का नाम रोशनी। अरे रोड पे कौन सा शो? बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति, क्या भूत लगता है बाबा साहब? और भूत है तो मैं छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके संविधान के ऊपर आप लोगों ने आंच उठाने लाने की कोशिश करी है। उस संविधान की तरफ गलत निगाह से देखा है। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो होता रहता है, लेकिन राजनीति में भाषा का गिरता स्तर और भावनाएं लोकतंत्र के इस महापर्व को धूमिल जरूर कर देती है। अब जनता को किसका कौन सा अंदाज पसंद आएगा, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जो अपनी ही पार्टी में, अपनी ही पार्टी की रैली में पिट जाते हों, जिनकी गर्दन अपनी ही पार्टी के लोग तोड़ जाते हों, वो दूसरों पर तंज कसते हुए अपनी जुबान पर काबू भी नहीं रख पाते हैं। और तंवर साहब बोलते हुए ये भूल गए कि वो किसी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो एक जनप्रतिनिधि हैं और उनको भाषा की मर्यादा का और भाषा के संयम का ज्ञान होना चाहिए। नवल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नवल, एक बात बताइए कि इतनी बौखलाहट तंवर में कि भाषा की मर्यादा तक भूल गए? जी, हेलो नवल, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। बताइए सर, क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, अशोक तंवर को क्या इतनी बौखलाहट है, चुनाव लड़ने के पहले इतनी बेचैनी है कि वो भाषा की मर्यादा तक भूल जा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, जैसे कि पिछले दिनों से देखा जाए, लगातार जो नेता हैं वो चुनाव के अंदर जो उनकी भाषा है भूल नहीं
नहीं रह पा रहा है। और पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर भी समय समय पर ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं नेताओं के द्वारा, जिससे देखा जाता है कि आम व्यक्ति भी उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता। पर ये चुनाव जीतने का इसको लगन कहिए या जुनून कहिए, जिसके अंदर की बड़े बड़े नेता भी जो हैं अपनी भाषा पर संयम नहीं रख पा रहे और अपने कार्यकर्ताओं की तालियां बटोरने के लिए लगातार इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या उसके बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा नहीं कि आजम खान से लेकर उनको इतना क्यों प्रेम हो गया है? जी बिल्कुल, आजम खान वाली बात भी आपने सही कही। और अक्सर जब नेताओं से इस तरह की बातचीत पर जो सवाल पूछे जाते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं मीडिया के लोगों से, वो अक्सर इस तरह की बातों को गोल कर जाते हैं और उनका कोई जवाब नहीं दिया जाता। पर क्योंकि जो बात उन्होंने मन से कही थी वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वो जो है आज सबके सामने है कि उन्होंने किस तरह से क्या बात कही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अशोक तंवर सवालों के घेरे में है और सवाल ये है कि क्या चुनाव लड़ने के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल एक नेता जानबूझकर करता है पॉपुलैरिटी के लिए, या फिर बौखलाहट बेचैनी में उसकी जुबान फिसल जाती है? दोनों में से क्या सच है? महेंद्र सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं स्टूडियो में। महेंद्र जी, चुनावी सीजन में हम बहुत सारे नेताओं की जुबान फिसलती देखते हैं, तो उसका सच क्या माने? क्या उनकी जुबान सच में फिसल जाती है या वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं? देखो गौरव, मेरी अपनी समझ से ये चुनावी जंग के साइड इफेक्ट है जो हमें हर चुनाव में देखने को मिलते हैं। इससे पहले सवाल ये है कि जब देश में चुनाव होते हैं या राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, तो चुनाव को तमाम राजनीतिक दल, उनके प्रत्याशी इन चुनावों को कैसे ले रहे हैं, यानी कि कैसे देख रहे हैं। जब आप चुनाव को एक जंग के रूप में देखते हैं, एक जंग की शेप में देखते हैं, तो फिर जंग में कहते हैं कि सब चीज जायज होती है, तो वो भी एक इसका हिस्सा है। और जब हम जंग के रूप में नहीं देख रहे हैं और चुनाव को एक आदर्श चुनाव की शेप में अगर हम लेकर जा रहे हैं, तो फिर आदमी स्वतः ही बहुत सारी चीजों का ध्यान रखता है। ध्यान इस बात का भी रखता है कि कहीं उसके मुंह से कोई ऐसी शब्द, ऐसी कोई भाषा, कोई ऐसा वाक्य ना निकल जाए जिससे उसको नुकसान उठाना पड़े। अब आपसे 1 मिनट लूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो, इसका रास्ता, सही रास्ता क्या हो। जैसा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह दिया है कि जो नेताओं की जो जहरीली भाषणबाजी है, जो सांप्रदायिक बयानबाजी है, या किसी पर अमर्यादित जो टिप्पणी है, उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह कहा है कि आपको जो अधिकार मिले हुए उसकी आप समीक्षा कीजिए और फिर आप एक्शन लीजिए। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमने सरकार से इस मुतालिक कई बार, ठीक है, अभी हमने इसमें देखा भी है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने कुछ नेताओं पर बैन लगाया है, और उस बैन के बाद आजम खान के बेटे का बयान भी हमने सुना और वो कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से ये बैन लगाया गया है। तो उसका भी किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इस चुनाव में, वो भी हमने देखा। मायावती पर 48 घंटे का, आजम खान पर 72 घंटे का, योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे का बैन लगाया गया है। तो क्या सच में उसकी समीक्षा करने का वक्त आ गया है, जब चुनाव आयोग ये कहता है कि उसके पास इतनी शक्तियां नहीं है? देखो, इसमें बहुत सीधी सी बात है। इस चीज को, ये कोई सामान्य मसला नहीं है, अब इस पर एक फैसला लेने का समय आ गया है। देखो, सीधी सी बात यह है कि इसके लिए राजनीतिक दलों को अपने स्तर पर निर्णय लेना होगा। क्योंकि सरकार में देश के तमाम राजनीतिक दल सरकारों में रह चुके हैं, उनके मुखिया रह चुके हैं। बात यह है कि जब इस तरह की अगर कोई अमर्यादित किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी होती है, धर्म को लेकर होती है, समुदाय को लेकर होती है, तो इसको कैसे रोका जाए। इसको रोक रहा हूं माफी के साथ। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, चुनाव और सियासत और लोकतंत्र में स्तर इतना गिरा देगी आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की बिलो द बेल्ट जाना पड़ेगा आपको? क्या बात हुई है, मुझे बात बता दीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर करें मुझे। तंवर साहब का बयान शायद आपने सुना नहीं सर? हाँ, नहीं, मैंने नहीं सुना। वो कह रहे हैं कि मोदी की सेना की कच्छी उतर जाएगी। मुझे चाहते हैं आपकी मैं दोबारा रिपीट करूं, ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग मजबूर करते हैं क्योंकि हमें सवाल पूछना है तो हमें बताना पड़ेगा आपको। नहीं, मुझे मालूम नहीं है ना सवाल क्या था। आप देखिए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए।
चाहे अशोक तंवर हो चाहे कोई भी हो, पर ये जो मामला चल रहा है ये सिर्फ केवल न केवल हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी है। और ये अगर कोई भी गलत टिप्पणी करता है तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, चाहे वो बीजेपी के लोग हो चाहे वो हमारे लोग हो। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई टिप्पणी करता है तो वो नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। चलिए, आप इस बात के लिए साधुवाद के पात्र हैं ढींगरा साहब, आप इस बात के लिए साधुवाद के पात्र हैं कि कम से कम आप ईमानदारी से ये कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस बात का ज्ञान क्या आपके प्रदेशाध्यक्ष को है नहीं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या उनकी जुबान फिसल गई? देखिए, वो खुद बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में और क्या बात करी और क्यों करी। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, भाषा की मर्यादा हर राजनेता को रखनी चाहिए। जो हमारा इस समय दौर चल रहा है, ये 2014 के बाद जिस तरह मोदी जी सत्ता में आए, ये सभी की शब्दावली बिगड़ गई, क्योंकि मोदी जी ने क्यों मोदी जी से ट्रेनिंग लेने जाते हैं क्या अशोक तंवर? सर, जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी मत बोलिए। जिस तरह की शब्दावली का घटिया। सर, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे अगर सामने वाला गाली दे रहा है तो ये मुझ पर मेरे निर्णय पे होगा, मेरे विवेक पर होगा कि मैं उसको जवाब गालियों से दूं या तथ्यात्मक तरीके से मैं उसको रिबटल करूं, उसका जवाब दूं। ये तो मुझ पर निर्भर करेगा ना सर। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं गौरव जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। मैं ये कहता हूं कि किसी को भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, निम्न स्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, वो आपसे शायद काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। महेंद्र जी। मेरा कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है, मेरा इसमें यह कहना है कि अब इसके लिए किया क्या जाए, यानी कि रास्ता क्या निकाले हम इसके लिए। जो मेरी अपनी समझ से बात है वो ये है कि देश के तमाम राजनीतिक दलों को चुनाव में जाने से पहले इस बात की जिम्मेदारी ले, अपने ही संग। एक तो इसके लिए सबसे पहला जरूरी काम तो ये करे कि जो प्रत्याशियों की जो घोषणा करते हैं राजनीतिक दल, उसकी एक निश्चित तारीख और दिन तय किया जाए कि इस तारीख तक तमाम प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। और चुनाव आयोग तमाम राजनीतिक दलों को इस बात के लिए बाध्य करे कि आप अपने यहां पर जैसे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, तो जो कैंडिडेट है उनकी काउंसलिंग भी की जाए कि आप इलेक्शन में आप जा रहे हैं, आप चुनाव में जा रहे हैं, आप स्पीच देंगे, आप इंटरव्यू देंगे। सर, अब ये कोई प्रदेशाध्यक्ष को भी अब बैठा के अगर सिखाना पड़ जाए तो सिखाना ही पड़ेगा कि आप कौन सिखाएगा? सुनिए, कौन सिखाएगा? राष्ट्रीय स्तर के इनके नेताओं के बयानबाजी आपने और हमने सुनी है। आज जब आप नहीं मानोगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सिखाना पड़ेगा। आप पहले बात को समझिए। अब इनकी काउंसलिंग कौन करे? तमाम राजनीतिक दल, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चुनाव आयोग की तरफ से एक पर्यवेक्षक जाए, एक काउंसलर जाए, इनकी काउंसलिंग करे कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सर, काउंसलिंग उसकी की जाती है जिसको मालूम नहीं हो। हाँ, तो सिगरेट के पैकेट पर लिखा है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, उसके बावजूद अगर लोग पी रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? नहीं, वो तो उनका नुकसान है। तो उसी तरह से इनको ऐसा नहीं है कि तंवर साहब को मालूम नहीं है कि भाषा की मर्यादा क्या है। आज के नेता नहीं है, पुराने नेता हैं। वो अलग बात है कि पार्टी में ही पिट जाते हैं। अब एक मिनट गौरव सर, अगर मैं आपकी बात का अब इस तरह से मैं जवाब दूं कि चोर जो चोरी करते हैं, क्या उनको पता नहीं हम पकड़े जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा? उसके बावजूद चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, भाग जाते हैं। तो ये तो तर्क और वितर्क हम कितना ही कर ले बैठे। तो सजा मिलनी चाहिए ना। हाँ सर, सजा मिलनी चाहिए। मेरी बात को सुन लीजिए पहले। मैं वही कह रहा हूं, इनकी काउंसलिंग की जाए और इनको हिदायत दी जाए और इनको यह भी बताया जाए कि इस सब के बावजूद भी अगर आप नहीं माने तो उसके लिए ये पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट निर्धारित करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई सांप्रदायिक बयानबाजी दी है, किया है, किसी महिला प्रत्याशी के ऊपर आपने गलत टिप्पणी कर दी है, उनका चरित्र हनन करने की आपने कोशिश की है, तो आपके लिए ये सजा है। सर, चुनाव आयोग के अगर आचार संहिता को हम पढ़ते हैं तो उसमें तो ये भी है कि किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में देखेंगे हर रोज किसी न किसी पर कोई न कोई व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, तो उसको फॉलो करना और करवाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और चुनाव आयोग का जो आपने उसकी बात कही कि वो क्या कह रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें पहलू है। जवाहर यादव हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। जवाहर जी, ये क्या देख रहा है देश इस वक्त कि सियासत का स्तर इतने घटिया और इतने निम्न स्तर तक पहुंच गया है? क्या बिलो द बेल्ट की बातें कर रहे हैं?
किसका अंडरवियर किस कलर का है, किसकी अंडरवियर उतर जाएगी, ये क्या है? क्या ये राजनीति का कौन सा स्तर है? देखिए जी, ये तो मैं क्या बताता हूँ जी, जिन्होंने ऐसा किया इसका उत्तर तो कोई दे सकते हैं। और गलत तो गलत है, चाहे वो हमारा व्यक्ति करे चाहे विरोधी पक्ष का व्यक्ति करे। तो इसलिए उस पर तो चुनाव आयोग धीरे धीरे सख्त होना शुरू हुआ है, और चुनाव आयोग जितना सख्त होगा उतनी चीजें ठीक होती चली जाएगी। अशोक तंवर का बयान शायद आपने पता नहीं सुना या नहीं सुना, वो मोदी सेना के अंडरवियर उतार देने की बात या उतर जाने की बात कह रहे हैं। नहीं, अशोक तंवर ऐसा कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उनके पास भाई उनके पास मुद्दे हैं नहीं। वो जब हम वो बात करते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि डेवलपमेंट पे हमसे चर्चा करो, वो नहीं कर पाते हैं। और जब हम कहते हैं कि डेवलपमेंट पे हमसे चर्चा करो, वो नहीं कर पाते। जब हम कहते हैं रोड कितना आपके इसमें बनाता उस पर चर्चा करो, वो नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ऐसा उस पर दिमाग भटकाने के लिए ये सब चीजें होंगी। तो इसलिए अशोक तंवर से मुझे कांग्रेस के लोगों से आज की डेट में सहानुभूति है। मैं कहूँ तुमको ऐसा कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, ये तो हर व्यक्ति का एक अपना आचरण है। अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरी इतनी चीजें हैं, वो गलत करते हुए, तो इसके लिए तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, उनके प्रवक्ताओं को जवाब देना चाहिए। उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए केवल ढींगरा साहब, वो कह रहे हैं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल चाहे कोई भी करे वो गलत है। इस बात के लिए मैंने उनको साधुवाद भी दिया है कि आपने ईमानदारी से ये बात कही है, इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन जवाहर जी, वो जिस बयान को सामने रखकर उस पर ये पलटवार करते हुए उन्होंने बयान दिया, वो योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने मोदी की सेना का जिक्र किया था, जिसके लिए उनके ऊपर बैन भी अभी 48 घंटे का हुआ है। देखिए, जहां तक उसके मोदी की सेना पे नहीं है वो अलग विषय है। और दूसरा अली बजरंग बली तमाम बातें हैं। हाँ, अगर योगी आदित्यनाथ ने, तो योगी आदित्यनाथ ने अपना जवाब चुनाव आयोग को दे दिया। चुनाव आयोग को तय करना है कि वो जवाब से संतुष्ट होते हैं नहीं संतुष्ट होते हैं। तो एक देश की एजेंसी ने अगर उनसे कोई प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया, वो तो उनका काम है। वो काम अशोक तंवर जी का नहीं है। इसलिए मैं आज की डेट में आजम खां की भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उस स्तर पे हमें जाना नहीं है। चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है। लेकिन आजम खां के बेटे कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से कार्रवाई हुई है। देखिए, आप डिबेट का स्तर किसी भी छोटे स्तर पर ले जाए, ये वो कह रहे हैं कि मुसलमान होने के कारण कार्रवाई, तो योगी साहब तो मुसलमान नहीं है, या मेनका जी तो मुसलमान नहीं है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो पोलराइजेशन करने की कोशिश चुनाव में होती है, ये उसका हिस्सा है। बहुत शुक्रिया जवाहर जी आपका। केवल ढींगरा साहब हमारे साथ बने हुए। महेंद्र जी, हम जो बात कर रहे थे और जो जिक्र कर रहे थे कि क्या चुनाव आयोग की शक्तियों में इजाफा होना चाहिए, और ऐसे बयान जब भी है तो तात्कालिक तौर पर उसी वक्त जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। मैं वही आपको कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अब जैसे जैसे ये चीजें सामने आ रही है, चुनाव आयोग की शक्तियां बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं कि चुनाव आयोग को और किस तरह से मजबूत होना चाहिए, चुनाव आयोग के पास और क्या क्या पावर होनी चाहिए। अब देखो, जैसे ये योगी आदित्यनाथ जी को, मेनका गांधी जी को, या मायावती को और ये आजम खां को जो माननीय सक्षम न्यायालय ने जो इनके चुनाव प्रचार पर जो रोक लगा दिया, किसी के 48 घंटे का, किसी का 72 घंटे का। तो जैसे आपको ये पता है कि अगर आप ट्रैफिक रूल का अगर आप पालन नहीं करते हैं और आप पकड़े जाते हैं, तो पूरे दिन आपको जाके क्लास में बैठना पड़ता है। मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग को या सक्षम न्यायालय को इससे भी आगे बढ़कर कार्रवाई और करनी चाहिए कि जिनके ऊपर रोक लगाई है इनकी काउंसलिंग की जाए बैठाकर पूरे दिन की, तब इनको पता चलेगा कि गलत बयानी का क्या नतीजा होता है, या इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। प्रवीण अत्रे साहब INLD से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। प्रवीण जी, अशोक तंवर बयानबाजी दे रहे हैं और सियासत में बयानबाजी का स्तर कमर के नीचे तक पहुंच गया है, क्या ये ठीक है? देखिए, किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शब्द अमर्यादित हैं। और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग अगर आप देखें, एजेंसी का सर्वे था बाकायदा, जिसमें ये बड़ी स्पष्ट तौर पे निकल के आई कि 2013 के बाद जिस तरह से शब्द जो है उनका स्तर गिरता चला गया, और आज हालात ये हैं कि ना तो चुनाव आयोग के नियमों की पालना हो रही है और ना ही चुनाव आयोग भी अपने कर्तव्य का पालन करने में समर्थ नजर आ रहा है। और यही कारण है
कि इस तरह के बयान, चाहे वो आजम खान साहब की बात करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के बयान की बात करें, आपने भी सुना होगा जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ, वो किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। अशोक तंवर की बौखलाहट है जिसमें वो बेचैनी है, जिसकी वजह से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो जानबूझकर ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, एक तरह से जो जनता के जुड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे जनता चाहती है कि बात हो, लेकिन बात करना नहीं चाहते, चाहे बात करें अशोक तंवर जी की, चाहे बात करें भारतीय जनता पार्टी की, और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहूंगा चाहे बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, उन मुद्दों पे चर्चा ना हो, उसके लिए बेहतर ये है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दीजिए, चुनाव का पूरा डिस्कोर्स जो आके उन शब्दों पे टिक जाए, आप और मैं केवल उसी पे चर्चा में लग जाए और मुद्दे कहीं पीछे छूट जाए। ये कोशिश हो रही है। ठीक है, ठीक है। महेंद्र जी, देखो, आपने ये तमाम जितने भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता है, जिनसे आपने फोन पर बात की, सभी लोग एक सी बात कह रहे हैं कि अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपका सवाल ये होना चाहिए कि इससे आगे कहां बढ़े हम। ये तो हो लिया, उसके अशोक तंवर ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, हम उसकी इतनी भी हम समीक्षा क्यों करें, और हम क्यों करें इनकी समीक्षा। अब तो ये कि क्या कार्रवाई हो, उसके रास्ते क्या हो, किसको मजबूत किया जाए। नहीं सर, समीक्षा करना भी जरूरी है, कम से कम जो लोग सुन रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि वो जिसको वोट देना चाहते हैं या देने जाते हैं, उन नेताओं में से कौन सा नेता किस कैटेगरी का है, उसका स्तर क्या है, ये लोगों को पता होना चाहिए। वो हमारा काम है, वो हम बता रहे हैं। लेकिन आपका तर्क भी सही है कि इसके आगे की बात क्या, कार्रवाई क्या हो। मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया कि ये जो इस तरह की जो ये बयानबाजी होती है, ये क्यों, जो ये प्रत्याशी हैं, जो नेता है, ये क्यों करते हैं, इसको मैंने अपनी बातचीत की शुरुआत में बहुत क्लियर कर दिया। अब तो ये है कि किया क्या जाए। अब बताओ, कांग्रेस एक अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, उनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मनमाना जैसा आरोप लगाते हैं, उनको चोर कह देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम चोर कह रहे हैं। अगर पार्टी का अध्यक्ष अगर इस तरह की बात करेगा तो मैसेज नीचे तक यही तो जाएगा कि आप फिर किसी को, सवाल ये कि आप चुनाव को कैसे देख रहे हैं। अगर आप जंग के रूप में देख रहे हैं तो भाई फिर तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ढींगरा साहब, आपको लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भले वो आपके पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष क्यों ना हो? देखिए, अभी महेंद्र जी को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि इसका हल क्या है। तो इसका हल ये है जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको इतना स्प्रिड बनाना चाहिए कि वो सीधा एक्शन करे। आप ये देखिए, अगर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे वो कोई हो, उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन जो है उनको खुली छूट होनी चाहिए। आप ये देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में भी अब एक चीज लिखी गई है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो आरबीआई है, चाहे वो कैग है, चाहे वो जो भी है, वो सीधा संसद को अपनी रिपोर्ट करे या वो सीधी अपनी बात संसद में रखे। क्योंकि जो अभी प्रधानमंत्री हैं या जो भी लोग हैं, ये लोग सक्षम नहीं है, क्योंकि सारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है इस सरकार में। और इसको चलिए सर, ये बात वो पार्टी कह रही है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि सीबीआई उनका तोता बन गई है। चलिए, अच्छा है, देर से ही सही, इस तरफ आए तो सही आप लोग, बहुत अच्छी बात है। प्रवीण साहब, आपको क्या लगता है, क्या एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को? जैसे पहले कह रहा था कि देश के अंदर स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव सही ढंग से संपन्न हो और कोई भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना कर सके। आपको बाल ठाकरे जी का मामला याद होगा, जिन्होंने धर्म का नाम लेके वोट मांगे और चुनाव आयोग ने बाकायदा 7 साल के लिए उनको बाढ़ कर दिया, चुनाव रद्द हुआ। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज मोदी जी पुलवामा के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मोदी जी बालाकोट के नाम पे वोट मांग रहे हैं, योगी जी धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। उसके बावजूद चुनाव आयोग अपनी रीढ़ की हड्डी खो चुका है। स्वाभाविक है, अगर इस तरह के हालात होंगे तो नियंत्रण कौन करेगा? जिम्मेदारी चुनाव सर, आपने सिर्फ उनका नाम लिया जिसका आप विरोध कर रहे हैं, अपने पुराने साथी का नाम नहीं लिया। सर, आपने किनकी बात कर रहे हैं? मायावती जी की बात कर रहा हूं सर। मैं तो बोल रहा हूँ, देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग को ये साबित करना है। इसीलिए मैंने बाल ठाकरे जी का उदाहरण दिया कि उस वक्त चुनाव आयोग ने क्या निर्णय लिया था और आज चुनाव आयोग क्या कर रहा है।
ठीक है, ये चीजें हैं जिस वजह से इन चीजों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी रीढ़ की हड्डी खो चुका है। नहीं, लेकिन चुनाव आयोग के पास क्या ये अधिकार है? उसको भी अदालत में जाना पड़ेगा, अदालत में कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी ना सर। स्वायत्त संस्था है, चुनाव आयोग का अदालत से कोई लेना देना नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है। महेंद्र जी, क्या ऐसा है कि चुनाव आयोग खुद से ये किसी को बार कर दे, या उसको अदालत में ही जाना पड़ेगा और अदालत में ही सुनवाई के बाद ही ये फैसला होगा? नहीं, केवल ढींगरा जी को ये सोचना चाहिए, अगर चुनाव आयोग अगर अपने आप में ही सक्षम है सब कुछ करने के लिए, तो फिर कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ा? वो इसलिए कि चुनाव आयोग ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो नहीं सर, अदालत में जाना पड़ता है। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको करेक्ट कर रहा हूँ, किसी को बार करने के लिए अदालत में जाना पड़ेगा और वहां सुनवाई होगी, उसके बाद ही ये कार्रवाई इसमें वो कर सकते हैं। चुनाव आयोग निर्णय ले सकता है, लेकिन अगर कोई चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहे तो वो जा सकता है। ये इस तरह से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी, और केवल ढींगरा साहब आपका भी। महेंद्र जी, एक आखिरी कमेंट, चुनाव आयोग को क्या इस बात पे जरूर फोकस करना चाहिए कि ठीक है, बार करना तो बहुत बड़े स्तर की कार्रवाई हो जाती है, इलेक्शन रद्द करना बहुत बड़े स्तर की कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ऐसे जब भाषा की मर्यादा टूटने वाले बयान आए तो जल्दी से क्या एक्शन ले सकते हैं? बैन करना है 4 दिन के लिए प्रचार से, 2 दिन के लिए? बहुत अच्छा ये निर्णय आया है, तत्काल बैन किया जाए और इनको 2 दिन का 3 दिन का जो भी है इनके काउंसलिंग, यानी कि आप रोकिए, उनको बताइए कि यहां आप गलत हैं, और आज की तारीख में यही करना बहुत जरूरी है, ये करना जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका। लेकिन एक बार फिर से अशोक तंवर सवालों के घेरे में है, और अशोक तंवर बार बार सवालों के घेरे में है। भले वो इस बात के लिए कभी सवालों के घेरे में आते हैं कि मुख्यमंत्री का ख्वाब संजोते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के लोग उनको पीट देते हैं, वो खुद कहते हैं, उनकी गर्दन तोड़ देते हैं, वो खुद कहते हैं कि किसने तोड़ी, और कभी इस बात के लिए क्योंकि उनके बयान का स्तर बेल्ट से भी नीचे, बिलो द बेल्ट चला जाता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। देश के अंदर मोदी की सेना नहीं है। मोदी की सेना की तो निकल जाएगी जब बॉर्डर पे जाएंगे।